हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा खेद जो है वो मैं प्रकट करना चाहूंगी कि काफी टाइम से वीडियोस नहीं डली हैं। अप्रोक्स एक वीक से जो है वो ज्यादा हो गया है। सो वो कुछ एक रीजंस हो जाते हैं कभी कभी कि आपका जो है वो जोर नहीं चलता कुछ चीजों पे, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो या कुछ चीजें होती हैं जो कई बार प्लानिंग से नहीं चलती। सो उस वजह से वीडियोस नहीं डल पाई, बट कोशिश रहेगी कि अब जैसे सी टेट भी आ रहा है या बाकी एग्जाम्स भी आ रहे हैं, हरियाणा का भी एच टेट भी जो है उसके भी फॉर्म निकले हुए हैं, आप फिल कर दीजिएगा अगर आप इसी फील्ड में टीचिंग के फील्ड में हैं तो। चलिए फिर आज शुरू करते हैं हम जीन पियाजे की थियरी। और इस थियरी में जो है थियरी ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के अंडर भी आ जाती है ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है, या फिर अलग से जो है कई बार नॉर्मल इक्वेशन पूछ लेते हैं कि थियरी ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी किसने दी है। वो भी किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो इनकी थियरी है वो ज्यादा फेमस है, उससे के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो नॉर्मली हर एक टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सी टेट हो या कोई स्टेट का टेट हो। तो स्पेसिफिकली अगर मैं सी टेट की बात करूं तो जो तीन थियरी हैं, वाइगोट्स्की की जो सोशियो कल्चर की है, जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है, और जो कॉलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की है। तो आप ये तीन थियरीज छोड़ने का रिस्क तो बिल्कुल मत उठाइएगा जब आप सी टेट देने जा रहे हैं। चूंकि बहुत जल्दी जो है यूपी टेट भी आने वाला है, उनके लिए भी ये जो वीडियो है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जीन पियाजे के बारे में, उनके बारे में जो चीजें हमें पता होनी चाहिए। 9 अगस्त 1896 से लेके 1980 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। ये स्विस बायोलॉजिस्ट, फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट तीनों थे, यानी कि बायोलॉजी के फील्ड में काम किया इन्होंने, फिलोसोफर भी ये रहे हैं, प्लस साइकोलॉजिस्ट। लेकिन इनका जो काम रहा है वो साइकोलॉजी में ज्यादा फेमस रहा है, यानी ये जो जाने जाते हैं जिस काम की वजह से वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेजर तौर पे हम इनको एज ए साइकोलॉजिस्ट ज्यादा पढ़ते हैं। पियाजे का जो बैकग्राउंड है वो बायोलॉजी और फिलोसफी दोनों का रहा है, लेकिन इनकी जो थियरीज हैं, जैसे रिसर्च है चाइल्ड डेवलपमेंट पे, और वो थियरीज ऑब्वियसली जब आपकी कोई पर्टिकुलर थिंकिंग है या आपने पर्टिकुलर किसी बैकग्राउंड से पढ़ाई की है, वो थिंकिंग आपकी किससे, उससे इन्फ्लुएंस रहेगी जो आपका बैकग्राउंड रहा है। जैसे कि जो इन्होंने ये बायोलॉजी और फिलोसफी के बैकग्राउंड से भी थे, उसके बाद ये साइकोलॉजी की थियरीज दे रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि बायोलॉजी और फिलोसफी का जो बैकग्राउंड है इनका वो इन्फ्लुएंस करेगा इनको। उनका जो काफी इन्फ्लुएंस रहा है इनके बैकग्राउंड का, जो थियरीज हम पढ़ेंगे उनके ऊपर। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इनको बोल दिया जाता है क्योंकि ये अर्लीस्ट वॉइसेस रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के फील्ड में, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी में जब काम शुरू हुआ शुरुआती दौर में, तो वहां पे तब इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ही इज मोस्ट नोन फॉर हिज आइडियाज दैट हेल्प एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन डेवलप इंटेलेक्चुअली, यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट, जो संज्ञानात्मक विकास इन्होंने बताया है कि बच्चे का कैसे होता है, तो उसके बारे में ये ज्यादा फेमस है, ये ज्यादा जाने जाते हैं उन आइडियाज के लिए। पियाजे कॉल्ड हिज जनरल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसको क्या बोला इन्होंने? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, यानी ओवरऑल जो इनका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था वो इन्होंने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी बोला। उसी के अंदर हम मान सकते हैं कि हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। वो एक बार देख लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ किसकी? चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन, कि बच्चा कितना सोच सकता है। संज्ञानात्मक विकास उसी को बोलते हैं ना, जो दिमागी तौर पे या जो है माइंड के लेवल पे सोच सके, रीजनिंग कर सके, तो वो बच्चे की जो ग्रोथ है कॉग्निशन की, वो उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। कि ग्रोथ कैसे हो रही है, चाइल्ड की जो एबिलिटी है वो सोचने की, समझने की, तर्क करने की, वो एबिलिटी कब डेवलप हो रही है और कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है वो बताया। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जैसे ही पैदा हुआ और वो जो आपसे आर्ग्यूमेंट करने लग गया, राइट? तो वो ना तो वो फिजिकल लेवल पे इतना कैपेबल होता है शुरुआत में, धीरे धीरे करके वो बोलना शुरू करता है ना, धीरे धीरे करके उसकी जो थिंकिंग है, रीजनिंग है, वो सारी चीजें डेवलप होती हैं। वो कैसे डेवलप होती हैं, उसी का क्या है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है, वो इन्होंने बताया है। और ये ग्रोथ कब से कब तक इन्होंने मानी है? इनका कहना है कि 6 से 12 साल तक अलग तरीके से होगा, उसके बाद 12 से 18 साल तक। ऑब्वियसली जो इन्होंने जो 4 स्टेजेस दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसी की बात यहां हो रही है कि ग्रोथ जो है वो शुरुआत की स्टेज से लेके लास्ट की स्टेज तक अलग अलग रहेगी। हर स्टेज के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे जो हमें ध्यान रखने हैं।
तो कोग्निटिव डेवलपमेंट की एक और डेफिनेशन के तौर पे हम देख सकते हैं, इट रेफर्स टू द स्टेजेस एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सो ये थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड वे में जो है डेफिनेशन हो जाती है हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट की। अदरवाइज मतलब क्या है कि बच्चे की जो थिंकिंग एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, वो कैसे ग्रो करती है, उसके बारे में पता करना या उसके बारे में पढ़ना ही कोग्निटिव डेवलपमेंट है। सो कोग्निटिव डेवलपमेंट जो स्टेजेस हैं या जो वो कंप्लीट प्रोसेस है कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोग्निटिव डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब कुछ एक चीजें जो वो बच्चों के बारे में मान के चलते हैं या उन्होंने बोला है, जैसे कि लिटिल साइंटिस्ट जो है उन्होंने बच्चों को बोला है। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि किसने जो है बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला है, तो वो किसने बोला है, पियाजे ने बोला है। ये टर्म जो है लिटिल साइंटिस्ट ये पियाजे ने दी है। चिल्ड्रन बिल्ड देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, यानी वो अपना काम करके जो चीजें देखते हैं वो वैसे ज्यादा जल्दी सीखते हैं। सो वो क्या है कि नॉलेज उनकी कैसे डेवलप होगी, किस चीज पे बेस्ड होगी, उनके एक्सपीरियंसेस पे, यानी वो अपने अपने अनुभव से सीखेंगे। चिल्ड्रन लर्न थिंग्स ऑन देयर ओन विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम अडल्ट्स और ओल्डर चिल्ड्रन। जब आप वाइगोट्स की पढ़ेंगे तो उसमें सोशियो कल्चरल की बात हो रही है, यानी कि सोसाइटी अफेक्ट करेगी। जब आप एल्बर्ट बंडूरा पढ़ेंगे तो वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी वो अडल्ट्स को देख के सीखते हैं, जो उनका बोबोडोल का एक्सपेरिमेंट है। पियाजे क्या बोलते हैं कि इन्फ्लुएंस नहीं होगा, यानी कि अडल्ट्स जो है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं उससे बच्चे के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, ये पियाजे का कहना है। चिल्ड्रन जो है वो मोटिवेटेड होते हैं बाय नेचर कि उनको सीखनी है चीजें और वो अपने एक्सपीरियंस से ही नॉलेज को गेन करेंगे, ये बात इन्होंने बोली है। उनको मोटिवेशन की, एक्सट्रिंसिक चीजों की जरूरत नहीं होती, ऐसा पियाजे बोलते हैं। डेवलपमेंट फर्स्ट देन लैंग्वेज, यानी कि जो थॉट का डेवलपमेंट है वो पहले होगा, कि पहले आपके दिमाग में थॉट आएगा उसके बाद आप बोलना सीखेंगे या लैंग्वेज डेवलपमेंट आएगा, ये पियाजे का कहना है। वाइगोट्स्की का इससे ऑपोजिट कहना है कि पहले जो है लैंग्वेज डेवलप होगी फिर थॉट आएगा। ठीक है, तो ये जो दो टर्म्स हैं थॉट और लैंग्वेज से रिलेटेड, ये सीटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और बाकी टीचिंग एग्जाम्स में भी, लेकिन सीटेट में स्पेसिफिकली इन चीजों पे कई बार फोकस किया जाता है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लेवल के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। 3 टाइप की नॉलेज की बात पियाजे ने की है, इसको डिटेल में जो है वो कभी क्वेश्चन नहीं आया है, ज्यादा से ज्यादा ये आपको पता होना चाहिए कि नॉलेज जो है वो 3 टाइप की होती है, ऐसा पियाजे ने बोला है। फिजिकल नॉलेज, लॉजिकल मैथमेटिकल नॉलेज, सोशल आर्बिट्रेरी नॉलेज। अब जैसे ये होता है ना कि किसी ने कोई बात बोली है, किसी बुक में लिख दी, उसके बाद किसी और रिसर्चर ने उसी चीज को पढ़ के कहीं कोट कर दिया। सो वो कोट या फिर ये बात किसने लिखी है कि ऐसा पियाजे ने बोला है, वो ड्रिस्कोल ने 1994 में ये चीज मेंशन की है कि ऐसा पियाजे बोलते हैं कि वो 3 तरीके की नॉलेज की बात करते हैं। एक फिजिकल लेवल की, यानी फिजिकल नॉलेज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके आसपास या मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं उनके बारे में जो आपकी नॉलेज है। लॉजिकल मैथमेटिकल नॉलेज, यानी कि कुछ जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है। हम 2 तरीके की चीजें पढ़ते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट एक कॉन्क्रीट। हिंदी में इनको मूर्त अमूर्त भी बोल देते हैं। तो मूर्त कौन सी है, वो कॉन्क्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, थिंकिंग इमेजिनेशन लेवल पे। सो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की बात किसमें की गई, लॉजिकल और मैथमेटिकल नॉलेज में। सोशल आर्बिट्रेरी नॉलेज, यानी कल्चरल स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो जब आप किसी पर्टिकुलर कल्चर में, ग्रुप में रहते हैं तो उस तरीके की नॉलेज जो आप सीखते हैं वो सोशल आर्बिट्रेरी नॉलेज हो जाएगी। अब 4 स्टेजेस की बात पियाजे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं हर टीचिंग एग्जाम के लिए। इन स्टेजेस के बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या क्या है, कब से कब तक ये स्टेज होगी। अब जैसे सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 से या बर्थ से लेके 2 साल तक मानी जाती है। कहीं पे अगर 2.5 साल हो या कुछ एक महीने ऊपर नीचे कर रखे हो तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है अपनी नॉलेज इस्तेमाल करके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। अब कुछ चीजें आपको ना नाम से ही पता चल जानी चाहिए। सेंसरी मोटर यानी कि सेंसेस का ज्यादा यूज होना, प्री ऑपरेशनल यानी जो नेक्स्ट स्टेज होगी ऑपरेशनल उससे थोड़ा पहले की चीजें हो रही हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त चीजें, यानी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट चीजों का या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का थर्ड स्टेज पे कोई लेना देना नहीं होगा, उसमें बच्चे में वो डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। फॉर्मल ऑपरेशनल में फॉर्मल लेवल पे, यानी कि वो अगर ऊपर वाली कॉन्क्रीट थी तो अब जो है लास्ट स्टेज में यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। सो आपको ये डेट, ये जो टाइम है ये पता होना चाहिए कि 0 से 2 साल सेंसरी मोटर, 2 से 7 साल प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 साल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और 11 के बाद जो है 11 से 18 लगा लीजिए क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है,
और चाइल्ड को हम मैक्सिमम अगर कोई एज देखी जाए, क्योंकि कई बार होता है कि डब्ल्यूएचओ की अलग डेफिनेशन है, किसी और संस्था ने जो है वो अलग, जैसे जुवेनाइल कोड होता है उसकी अलग डेफिनेशन है कि 16 साल से नीचे के को बच्चा माना जाएगा। सो चाइल्ड डेवलपमेंट में मैक्सिमम 18 आएगी, 18 के बाद जो है आप अडल्ट वाली जो स्टेज होती है, यहीं तक आप टीनेजर में रहते हैं 18 साल के पहले। तो 18 साल ही जो है वो बच्चे की एज मानी जाती है मैक्सिमम, ठीक है। आप उससे ज्यादा कभी भी टिक नहीं करके आएंगे। सो हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कुछ एक कॉमन चीजें हैं, जैसे ईच स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट स्टेज, यानी कि हर स्टेज की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पर्टिकुलर उसी स्टेज को दर्शाती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। चिल्ड्रन पास थ्रू दीज स्टेजेस इन सेम ऑर्डर बट नॉट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो स्टेजेस हैं ये तो कॉन्टिन्यूटी में है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले बच्चे के अंदर जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो वो सेंसरी मोटर स्टेज की हैं और सडनली जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की आ जाए, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे हम होते हैं ना कि पहले इन्फेंसी आएगी, उसके बाद बच्चा चाइल्डहुड या टीनेजर, उसके बाद अडल्ट, तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस बोला जाता है। तो ये पर्टिकुलर स्टेजेस रहेंगी, लेकिन टाइम सबका सेम ही हो। जैसे कोई बच्चा हो सकता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक सेंसरी मोटर की है वो 3 साल तक दिखाई, 2.5 साल तक शो हमें हो उसके डेवलपमेंट में, तो वो क्या है कि एग्जैक्टली सेम टाइम हो ये जरूरी नहीं है। बच्चे जो है इन स्टेजेस से पास होंगे, ये सेम ऑर्डर रहेगा कि 1 से लेके 4 तक स्टेजेस का ऑर्डर सेम रहेगा। In other words, each child is expected to exhibit the characteristic of every stage at some point. यानी कि हर एक स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बच्चे में देखने को मिलेंगी किसी न किसी पॉइंट पे आके। यानी कि सेंसरी मोटर के बाद आप प्री ऑपरेशनल स्टेज की कुछ एक पॉइंट्स जो है उसमें देखना शुरू करेंगे, आपको दिखाई देंगी वो चीजें, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद आप अल्टीमेटली क्या करेंगे, 4th स्टेज पे पहुंचते हैं। एक एक करके स्टेजेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनसे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आ जाता है वो देख लेते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 साल तक एज। सेंसेस जो है वो टीचर है, मैंने बोला था ना कि जो नाम है उसमें ही काफी कुछ चीजें कई बार होती है। सेंसरी मोटर यानी सेंसेस का यूज हो रहा है, तो सेंसेस जो है वो टीचर्स हैं। यानी बच्चा जो क्या करता है शुरू के जो 0 से 2 साल होते हैं जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद, कि वो एक्शन से, यानी कि वो आप अगर रिफ्लेक्स एक्शंस होंगे कि आपने उसको जो अगर उंगली दी है तो वो हाथ वो पकड़ लेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। ऑल्दो उसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं होगी पर वो कोशिश करेगा, ठीक है। आप उससे बात कर रहे हैं या वो आप बात करते जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको क्या है एक्शंस उसके देखने को मिलेंगे। इमिटेटिव बिहेवियर जो है वो देखने को मिलेगा। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है इमिटेटिव बिहेवियर, दूसरा है डेफरेड इमिटेशन। इमिटेटिव बिहेवियर क्या है कि आप जो कर रहे हैं कि आप मान लीजिए आप उसको क्लैपिंग करना सिखा रहे हैं, तो वो क्लैप आप उसके सामने क्लैप कर रहे हैं तो वो भी क्लैप करने की इमिटेट कर रहा है, आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डिफरेंट इमिटेशन में क्या होगा कि आपने उसको आप क्लैप कर रहे थे, उसने बिहेव सेम कॉपी किया, वो इमिटेटिव बिहेवियर। आपने बंद कर दिया, कुछ टाइम बाद वो खुद ही क्लैपिंग किए जा रहा है, यानी वो चीज उसकी एब्सेंस में हो रही है कि आपने जो इमिटेट करवाया था, जो कॉपी वो कर रहा था, अब आप वैसा नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो एक्शन था एक्चुअल में, जो चीज आपने वो इमिटेटिव बिहेवियर था, वो अब चीज हो नहीं रही है, वो एक्शन अब हो नहीं रहा है, लेकिन उसको फिर भी ध्यान है वो, यानी कि वो इमिटेट करेगा एक्शंस को इन एब्सेंस ऑफ एक्शंस और ऑब्जेक्ट्स। यानी आप मान लीजिए कोई आपने उसको एक डमरू दिखाया, जो डमरू और जो वो होता है ना बजाने वाला जो आगे क्लैपिंग करता है या डमरू बजाता है, तो वो क्या करेगा, उस चीज को कॉपी करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने वो ऑब्जेक्ट साइड में रख दिया, फिर भी वो जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, उसके दिमाग में है वो चीज कि ऐसा ऐसा मैंने कुछ देखा था। वो क्या है, डिफरेंट इमिटेशन। यानी डिफरेंट इमिटेशन में एक्शन या ऑब्जेक्ट जो है उसकी एब्सेंस रहेगी। इमिटेट होंगे एक्शंस, लेकिन किसकी एब्सेंस में, वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से उसने देख के सीखी थी वो चीज, उसकी एब्सेंस में होंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस होगी, यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली जो चीज होती है ना, तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस किसका फीचर रहेगा, सेंसरी मोटर स्टेज का फीचर रहेगा। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको 2 से 7 साल की स्टेज हम बोलते हैं। टॉय एज, इसको ये जो नाम है ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, टॉय एज प्री ऑपरेशनल को बोलते हैं। ईगोसेंट्रिज्म इसमें होता है, बच्चा खुद से ही बात करता है, जैसे वाइगोट्स्की जब आप पढ़ेंगे तो वो प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, इस तरीके की 3-4 स्पीच की बात करते हैं। तो ईगोसेंट्रिज्म क्या है कि बच्चे को खुद दिखेगा, सिर्फ वो अपने आप को देखना पसंद करेगा। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, आपने जो है एक से आप अच्छे से बात कर रहे हैं या एक से आपने एक को गोदी उठा लिया, तो दूसरा भी चाहेगा कि नहीं इसको नहीं, मुझे उठाया जाए, ठीक है, मुझे ज्यादा अटेंशन मिले, तो अटेंशन सीकर बोल लीजिए या ईगोसेंट्रिज्म बोल लीजिए।
प्री गैंग एज होगी, क्योंकि नॉर्मली क्या है 6 साल की जो एज है उसके बाद बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, तो 6 से 7 के बाद जो प्रोसेस होगा वो तब जाके वहां पे स्कूल में गैंग अप करना शुरू करेगा, फ्रेंड्स बनाना शुरू करेगा। तो उससे पहले की स्टेज है ये। प्री ऑपरेशनल है, प्री से आप ध्यान रख सकते हैं, प्री ऑपरेशनल, प्री गैंग एज। एनिमिज्म होगा इसके अंदर, इस स्टेज का फीचर जो है एनिमिज्म, क्या कि बच्चा कोशिश करेगा कि वो सारी चीजों में जान देखने की कोशिश करेगा। कि मान लो बच्चा जो है गुड़िया से खेल रहा था और आप वो गुड़िया को आपने छीन के इधर उधर फेंक दिया, तो बच्चे को क्या लगेगा कि उसको चोट लग गई है, और वो उसको कि आपने मेरी गुड़िया को कैसे मारा, हाथ कैसे लगाया। सो वो वाली जो चीज है ना कि वो निर्जीव चीजों में भी जान देखने की कोशिश, तो वो क्या है, वो एनिमिज्म है। मींस द एट्रीब्यूटिंग ऑफ लाइफ या फिर कॉन्शियसनेस टू सर्टेन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो वो ऑब्जेक्ट्स हैं एक्चुअल में, बट वो सोचेगा कि ये भी रियल है, उसको भी चोट लगती है, उसको भी दर्द होता है। वो सिचुएशन जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहेगी। इरिवर्सिबिलिटी का फैक्टर रहेगा इसमें, वो रिवर्सिबल करके देख सके चीजों को, वो इसमें अभी तक वो जो क्वालिटी है वो नहीं आ पाएगी, वो जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे नहीं हुआ है अभी तक, कि वो कुछ एक जो इवेंट्स है, सीक्वेंस है जो चीजों की, कि वो रिवर्स भी हो सकती है, वैसा उसको नहीं पता। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होगी। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, व्हेन अ चाइल्ड फेल्स टू अंडरस्टैंड द ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया कि बच्चे ने क्या सुना कि कुत्ते की आवाज, कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी, उसके जस्ट बाद जो है एक बलून को आपने फोड़ दिया, तो जो वो जो आवाज आई, अब उसने क्या, वो क्या लॉजिक लगा के चल रहा है कि क्योंकि कुत्ता भौंक रहा था इसलिए वो बलून फूटा। ठीक है, तो लेकिन इसमें कोई वो तो है नहीं, कनेक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है, पर उसने अपना ही एक रिलेशन बना दिया उसका। तो जो कॉज एंड इफेक्ट है वो यहाँ पे वो नहीं समझ पा रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, और वो किस में है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। क्रूशियल स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कोई भी क्वेश्चन देखने से पहले, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आते हैं बहुत बार, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपको कंपैरेटिवली डिफिकल्टी होगी एक नई लैंग्वेज सीखने में। यानी अगर मैं 25-26 ईयर या 24 ईयर्स के बच्चा अगर सीख रहा है, इंसान कुछ सीखना चाह रहा है लैंग्वेज, और एक है कि आप 5-6 साल की उम्र में ही बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, सो कंपैरेटिवली वो जो अर्ली स्टेज है उसमें जल्दी सीख पाएगा कोई भी, चाहे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो या कोई और स्किल डेवलपमेंट हो, बाद की बजाय। यानी अब अगर मैं सीखना चाहूं फ्रेंच तो मैं सीख सकती हूँ, लेकिन वो टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा लगेगा, जो कि अगर मैं 6-7 साल की होती है तब मेरे को सिखाया जाता और अब सिखाया जाएगा। सो आई होप ये समझ आया हो आपको। सेंट्रेशन का जो है वो इसमें क्वालिटी रहेगी। सिंबॉलिक थॉट्स जो है, यानी सिंबॉलिक थॉट, सेंट्रेशन, ईगो सेंट्रिज्म, ये वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के फीचर्स हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल। अब देखिए यहाँ पे 2 से 7 था, अब हो सकता है कि यहाँ पे 8 से 11 दिखा दिया जाए कई बार क्वेश्चन में, सो वो आप क्वेश्चन के हिसाब से चेक करेंगे। गैंग एज, लेटर चाइल्डहुड, स्कूल एज भी इसको बोल दिया जाता है। रिवर्सिबिलिटी इसमें डेवलप हो जाएगी, बेसिकली जो जो कमियां यहाँ रह गई थी सेकेंड स्टेज में वो सारी की सारी अब यहाँ पे आ जाएंगी, यानी कि ट्रांजिटिविटी डेवलप हो जाएगी, लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, ये सब चीजें अब धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होंगी। अब यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग हो रही है डेवलप, लेकिन कॉन्क्रीट लेवल पे, ये ध्यान रखिएगा। सेरिएशन यानी सीरीज जो है कि वो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा पाए, सो वो सब चीजें अब यहाँ पे आने लगेंगी। रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा ईगोसेंट्रिज्म, तो ये ध्यान रखेंगे। कंजर्वेशन जो है वो डेवलप होगी। यहाँ अगर पूछा जाए सेकंड जो स्टेज है उसमें कंजर्वेशन होती है, तो उसमें नहीं होती डेवलप। कंजर्वेशन का मतलब कि बच्चे को समझ आ रहा है कि अगर 1 गिलास पानी है और उसी 1 गिलास पानी को बाल्टी में ट्रांसफर कर दिया तो भी वो 1 गिलास ही रहेगा। सो वो जो एरिया, वॉल्यूम, क्वांटिटी का जो कॉन्सेप्ट है, शेप और साइज का कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे समझ आ जाएंगे उसको, लेकिन सेकंड स्टेज में उसको नहीं पता था। अगर एक कप में, छोटे चाय वाले कप में पानी डाल रखा है या फिर एक बड़े ग्लास में, पानी बेशक सेम अमाउंट का हो लेकिन उसको बड़ा जो ग्लास बड़ा सा दिख रहा है वो ज्यादा मानेगा उसको। सो वो क्या है, वो नॉन कंजर्वेशन बिहेवियर है। कंजर्वेशन में क्या होगा, उसको पता होगा कि अमाउंट तो सेम है ना, भले ही बर्तन बड़ा या छोटा हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एरिया का, वॉल्यूम का, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ आने लग जाएंगे। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अबव 11 ईयर्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यहां तक कॉन्क्रीट थिंकिंग थी थर्ड स्टेज तक, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होना और हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। तो वो रीजनिंग जो है हाइपोथेटिकल लेवल पे जो रीजनिंग हो रही है, तो वो 2 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल में आप ये 2 वर्ड, जो 2 पॉइंट है, इनको ध्यान रखेंगे।
अब कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं स्कीमा का, अडेप्टेशन में एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे वर्क करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। स्कीमा क्या होते हैं? बेसिकली आपने कोई चीज देखी, आपने आपके सामने चेयर रखी और आपने वो चेयर देख के दिमाग में एक इमेज बन गई उसकी, ठीक है। अब जब दूसरी बार आप बच्चा देखेगा उसको कि उसको कहीं और जाके, तो उसको पता चलेगा कि ये तो मैंने घर पे भी देखा था, इसको चेयर बोलते हैं। वो क्या हो गया? एक स्कीमा डेवलप हो गया, यानी कि एक थॉट, जो ये थॉट प्रोसेसेस जो डेवलप हो जाते हैं दिमाग में। तो स्कीमा वर्ड किसने दिया है? वो पियाजे की थियरी में बात की गई है। इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार कि स्कीमा जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो पियाजे से रिलेटेड है। और स्कीमा क्या होंगे? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं नॉलेज के, जो आपके दिमाग में होते हैं। अब एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होता है कि आपको, अब आपने देख लिया कि चेयर है, अब चेयर की 4 टांगे थी, अब आपने थोड़ा सा आगे जाके देखा कि टेबल की भी 4 टांगे हैं, ठीक है, आपने कोई ऐसा टेबल देखा। तो वो क्या है, आप क्या, आपकी उसके अकॉर्डिंग स्कीमा क्या हो रहा है आपका? चेयर, अगर आप सेम कोई डिफरेंट तरीके की चेयर देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसी तरीके की हमारे घर भी थी, लेकिन बस ठीक है, इसमें चेयर खड़ी होने की बजाय उस पर टायर्स से लगे हुए हैं चारों पे, ठीक है, ये मूव कर सकती है, लेकिन है इसके भी 4 ही पैर। तो वो क्या है, आपकी उसमें इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा फिट हो गई वो चीज, कि आपको पता था कि चेयर जो है वो ऐसे आराम से बैठने के लिए होती है, और उसके क्या है, 4 जो स्टैंड से हैं, 4 जो उसके पिलर्स हैं, या जिसके ऊपर वो रखी जा रही है, 4 टांगे हैं चेयर की। अब आपने कहीं और जाके देखी तो वो चीज फिट हो गई कि अरे ये तो चेयर है। ये क्या हुआ? एसिमिलेशन, यानी आपका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था, आपको पता था कि ये चीज है, उसी में कोई ऑब्जेक्ट या कोई सिचुएशन फिट हो गई, ठीक है। आई होप ये समझ आया हो। अकोमोडेशन में क्या होगा कि आपने चेयर के बाद जो है टेबल देखा, लेकिन आपने देखा कि ये तो फ्लैट सा है, इस पे तो आप जो है चेयर पे जैसे कमर लगा के बैठते हैं वैसे नहीं बैठ सकते। वो चीज क्या हुई, अब आपके स्कीमा में आप वो चीज चेंज करेंगे, आप नई इंफॉर्मेशन को फिट करने के लिए, ठीक है। अगर वो चीज फिट हो रही है, ये जैसे चेयर वाली चीज थी, आपने कोई नई तरीके की चेयर देखी तो आपको ये पता था कि अच्छा ये चेयर ही है, इस तरीके की भी चेयर हो सकते हैं, यानी आपका जो स्कीमा था चेयर के लिए वो क्या हो गया, फिट हो गया आपने जो नई चीज देखी उसमें। एक तो हुआ एसिमिलेशन। अब वो चीज आपके उसमें फिट नहीं हुई, स्कीमा वाली जो चीज थी वो फिट नहीं हुई, आपको स्कीमा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, अकोमोडेशन, की आप नई इंफॉर्मेशन को फिट करने के लिए आपका स्कीमा जो है वो चेंज हो रहा है। ये क्या हो गया, अकोमोडेट करना। एसिमिलेट क्या होता है, अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाएं, एसिमिलेशन होता है इकट्ठा करना, ठीक है। सो आपके पास जो ऑलरेडी था उसी में फिट हो गई चीज और आपने वो चीज इकट्ठी कर ली, आप ये मान के चल सकते हैं। अकोमोडेशन में क्या होगा, आप नई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपका स्कीमा जो है वो चेंज हो रहा है। इक्विलिब्रेशन क्या होगा, when you are able to use assimilation to fit in most of the new information you learn। तो वो क्या हुआ, इक्विलिब्रेशन हुआ या इक्विलिब्रियम हुआ, कि वो ये फिट हो गई ना ये चीज, आपको यहाँ पे कुछ चीज चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो क्या है, इक्विलिब्रियम। अगर वो चीज फिट नहीं होती है तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर क्या आएगा, अकोमोडेशन। तो एक बार ये देखते हैं अब, एसिमिलेशन यानी आपको जो चीज पता थी उसमें ही एडअप हो गया, तो वो क्या है, इक्विलिब्रेशन, की वो गड़बड़ाया नहीं। लेकिन फिर एक नई सिचुएशन आई, नई सिचुएशन जो है वो यहाँ पे फिट नहीं हुई, आपका जो स्कीमा था वो आपको चेंज करना पड़ा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा, तो वो डिसइक्विलिब्रियम हो गया। डिसइक्विलिब्रियम के बाद आप क्या करेंगे, वो स्कीमा चेंज हुआ यानी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के बाद फिर जो है आपने कोई और चीज देखी और वो नए वाले स्कीमा में फिट हो गई, तो वो क्या हो गया, फिर से एसिमिलेशन। आई होप ये चीज आपको समझ आई हो, चारों के चारों पॉइंट्स, इन चारों की डेफिनेशन, या ये चीज आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन जो है वो पियाजे से रिलेटेड सोल्व कर पाएंगे। एजुकेशनल इंप्लीकेशंस जो है वो देख लेते हैं। ऑब्वियसली पियाजे किस चीज को सपोर्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं पियाजे को, कंस्ट्रक्टिविज्म को सपोर्ट करते हैं, जहां पे बच्चा एक्सपीरियंस से खुद चीजों को करके सीख रहा है, ठीक है। बेसिकली चाइल्ड जो है वो एक्टिव है इसमें। सो पियाजे की थ्योरी जो है वो एजुकेशन को भी और पेरेंटिंग को भी, दोनों को ही क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। हियर आर सम प्रैक्टिकल वेज कि टीचर्स और पेरेंट्स जो है वो कैसे पियाजे की थ्योरी के ऊपर काम करके बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, उनके आइडियाज को यूज करके। चिल्ड्रन यूज देयर पर्सनल एक्सपीरियंस टू डेवलप देयर ओन नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। सो वही चीज हो गई कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखेंगे, यानी आप उनको करने दीजिए जो वो कर रहे हैं। सो कई बार ये सजेस्ट किया जाता है कि बचपन का जो पीरियड है बच्चों का, उसमें क्या करना चाहिए, उनको हर चीज पे नेगेटिवली रोका टोकी नहीं करनी चाहिए, कि आप उनको डांट के बिठा रहे, तो उससे क्या होगा, उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी धीरे धीरे, और वो आप जो जैसा बोलेंगे वो हो सकता है वैसे ही मानना शुरू कर दें। सो वो
क्वेश्चनिंग की या जो क्यूरियस नेचर है वो उनका वहां पे दब जाएगा। इसीलिए पियाजे बोलते हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बच्चों को सीखने देना चाहिए। Children can learn on their own even when they are not taught or influenced by other children or adult। यानी कि वो अपने आप भी सीख सकते हैं, चाहे वो दूसरों से दूसरे उनको ना सिखाएं, यानी अगर टीचर नहीं सिखाएगा तो भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा ही अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, ये उनका कहना है। और बच्चे जो है वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं तो उनको रिवार्ड्स की और जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये मानते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते हैं। जेनेटिक थियोरी ऑफ डेवलपमेंट जो है उसके बारे में भी ये बात करते हैं, तो उसको भी हम एजुकेशनल लेवल पे यूज कर सकते हैं। इनवेरिएंट स्टेज और यूनिवर्सल स्टेजेस, यानी कि सेम और फिक्स्ड ऑर्डर रहेगा लेकिन टाइम सेम हो ये जरूरी नहीं है। सो स्टेजेस जो है वो इनवेरिएंट है, यानी ये नहीं होगा कि फर्स्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड स्टेज आ जाए या थर्ड स्टेज पहले आ जाए फर्स्ट पे, फर्स्ट जो है वो थर्ड पे चली जाए, तो ये नहीं होगा। इनवेरिएंट है, वेरिएशंस नहीं होगा, स्टेजेस सेम रहेंगे चारों के चारों। यूनिवर्सल स्टेजेस है, यानी दुनिया में जो है हर बच्चा इसी तरीके से डेवलप होगा इन स्टेजेस से पास होके, ऐसा उनका कहना है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि स्टेजेस यूनिवर्सल है, तो जब हमें स्टेजेस पता है, उनके फीचर्स पता है, तो हम उस बेसिस पे बच्चों की एजुकेशन या पेरेंट्स जो है उस बेसिस पे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, वो उनको समझ आएगा। प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज एज इंपॉर्टेंट देन द एंड रिजल्ट। तो ये पियाजे का कहना था कि उनको सीखने दीजिए, जितना वो सीख रहे हैं, जो प्रोसेस है लर्निंग का, उससे कहें वो जो रिजल्ट निकलेगा, चाहे वो पास हो, फेल हो या जो भी चीजें हों, वो बात की बात है। इट्स बेसिकली लाइक कि आप कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना। एक्सट्रीम लेवल पे क्या होंगी चीजें कि आपका जो आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे क्या होगा, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन आपने कुछ ना कुछ सीखा उस चीज से और आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे ऑटोमेटिकली। सो वैसी ही कुछ सिचुएशन है यहाँ कि लर्निंग का जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है रादर देन रिजल्ट। डोंट ट्राई टू टीच अ चाइल्ड समथिंग दे आर नॉट रेडी टू लर्न, यानी जो स्कूल रेडीनेस जैसे हम बोलते हैं ना, तो वैसे ही हर चीज के लिए किसी भी कोई भी आप एक्टिविटी करवाना चाह रहे हैं, कोई भी चीज उनसे करवाना चाह रहे हैं, तो जब तक वो रेडी नहीं है उस चीज के लिए तब तक आप उनको सिखाने की कोशिश मत कीजिए। अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस, किड्स मस्ट मास्टर वन लेवल बिफोर दे मूव टू द नेक्स्ट। ये जो स्टेजेस हैं या कोई भी चीज आप सीख रहे हैं, तो पहले एक चीज में मास्टरी हासिल करना, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट होना, इसकी बात की गई। ग्रुप प्रोजेक्ट्स की बात की गई कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स अगर आप देते हैं तो वो क्या है, बच्चे आपस में डिस्कशन करके एक दूसरे से ही सीखना पसंद करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे चीजों को। सो वो चीज भी किस में आ जाती है, एजुकेशनल इंप्लीकेशंस में। बेसिकली किसी भी थियरी का या कोई भी टॉपिक की जब आप एजुकेशनल इंप्लीकेशंस लिख रहे होते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो जो चीजें उस थियरी में बोली गई हैं उनको आप एजुकेशन के फील्ड में कैसे लिखेंगे, कैसे जो है यूज कर सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू हो या टीचर्स के थ्रू हो। सो एजुकेशनल इंप्लीकेशंस में आप उन स्टेजेस के बारे में बात करेंगे कि इस स्टेज में ये चीज होती है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए टीचर जो है वो एक्टिविटीज कंडक्ट करें या प्रोजेक्ट्स दें या उनको सीखने का मौका मिले बच्चों को। सो ये हो गया एजुकेशनल इंप्लीकेशंस। अब कुछ क्वेश्चंस जो है हम देख लेते हैं, अगर आपको समझ आया होगा तो आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस जो है वो आपके ठीक मिले। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, स्कीमा बिल्डिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन to fit existing schemas and by modifying old schemas as per new information। तो ये दो प्रोसेस के बारे में इन्होंने पूछा है, एसिमिलेशन एडेप्टेशन, अकोमोडेशन एडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन और मॉडिफिकेशन, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। सो देखिए इसमें तो ये तो आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि दो ही चीजों की बात इन्होंने की है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन की। अडेप्टेशन के ये पार्ट है, ठीक है। सो आप एसिमिलेशन और एडेप्टेशन नहीं करेंगे क्योंकि एडेप्टेशन के अंडर हम क्या मान रहे हैं, एडेप्टेशन दोनों में हो रही है। एसिमिलेशन में भी तो आपको वो चीज मिली ना, वो फिट हो गई आपके स्कीमा में, अकोमोडेशन में नहीं हो रही थी तो आपने चेंज किया थोड़ा सा स्कीमा। सो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दो जो है ये प्रोसेसेस की बात की गई है, आपको ये चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन फ्रॉम अडल्ट्स देन इन, यानी कि एक पहला है साइज में डिफर करती है अडल्ट से लेकिन करेक्टनेस सेम होती है। अमाउंट में डिफर करती है कि बच्चे जो है वो कम सोच, अमाउंट में कम सोच पाते हैं और जो है बड़े जो है ज्यादा सोच पाते हैं। या फिर दूसरा क्या है, नेक्स्ट है काइंड में डिफरेंट होती है, अमाउंट सेम होती है, यानी बच्चे भी अडल्ट जितना सोच सकते हैं लेकिन उनका काइंड जो है वो किस तरीके से सोच रहे हैं वो अलग हो सकता है। या फिर साइज और टाइप की बात की गई है। सो आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अमाउंट में नहीं,
काइंड में डिफरेंट होती है, जो बच्चों की जो थिंकिंग होती है अडल्ट से। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वो काइंड में डिफरेंट होती है, अमाउंट सेम होती है, कि बच्चे भी उतना ही सोच सकते हैं अमाउंट की बात की जाए जितना कि अडल्ट। काइंड दोनों का अलग रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे, अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन द किस स्टेज में होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट की किस स्टेज में बच्चा होगा, जब 2 से 7 साल का होगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो एज वाइज है या कैरेक्टरिस्टिक वाइज है, चारों स्टेज से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल। तो 2 से 7 साल का बच्चा जो है वो प्री ऑपरेशनल में आएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे's स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है? ability to solve problems in logical fashion, concerns about social issues, ability to interpret and analyze options, इमिटेशन, मेमोरी, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको सही आंसर इसमें से बताना है, डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने इमिटेशन, इमिटेटिव बिहेवियर, डिफरेड इमिटेशन, तो इमिटेशन की बात हमने सेंसरी मोटर में की है। मेमोरी, क्योंकि ये देखिए ना, ये लॉजिकल फैशन थोड़ी ना सेंसरी मोटर में आएगा, या सोशल इश्यूज के बारे में थोड़ी ना बच्चा कंसर्न होगा 0 से 2 साल की स्टेज में, या इंटरप्रेट या एनालाइज के ऑप्शंस थोड़ी ना उसमें एबिलिटी होगी अभी। तो अगर हम एलिमिनेशन मोड से चलें कि ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होने वाला, उस हिसाब से भी हमारा आंसर डी ही निकल के आएगा। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, ये कि स्टेटमेंट किसने दी है कि बच्चे जो है वो कंस्ट्रक्टिवली अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करते हैं जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे चीजों में। तो ये पियाजे ने बोला है। नेक्स्ट है, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। तो अब 4 स्टेजेस की बात की गई है और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की गई है, तो ये किसने आइडेंटिफाई किए हैं? ये पियाजे ने आइडेंटिफाई किया। Which of the following statements describes Piaget and Vygotsky's views on language and thought correctly? यानी पियाजे और वाइगोत्स्की के जो व्यूज हैं लैंग्वेज और थॉट के लिए, वो क्या क्या है वो बताने हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, थॉट emerges first, and according to Piaget, language has a profound effect on thought. Both view language as emerging from the child's thought. यानी लैंग्वेज जो है वो थॉट से निकल के आएगी, पहले थॉट आएगा फिर लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू पियाजे, थॉट्स emerges फर्स्ट, एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। बोथ व्यू थॉट एज emerging फ्रॉम द चाइल्ड लैंग्वेज। अब देखिए, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना, तो बोथ वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों के अलग अलग व्यूज हैं लैंग्वेज और थॉट को लेके। सो बी और डी तो बिल्कुल ही आउट हो गए। हमने अभी अभी पढ़ा था कि पियाजे जो हैं वो क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ थॉट पहले होगा, लैंग्वेज बाद में आएगी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कौन से में है, एमर्जेस, थॉट एमर्जेस फर्स्ट, यानी थॉट पहले आता है लैंग्वेज बाद में। सो सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविजन्ड बाय पियाजे एंड वाइगोट्स्की, लर्निंग। तो अब लर्निंग क्या है अकॉर्डिंग टू पियाजे और वाइगोट्स्की, जो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के सोचते हैं, जो वो उनका जो विजन है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम को लेके, उसके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है? तो लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हु प्ले एन एक्टिव रोल। तो बच्चों के खुद के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट की जाती है लर्निंग या नॉलेज जो भी होगी। कैसे? जब वो एक्टिव रोल प्ले करेंगे किसी भी काम में या एक्सपेरिमेंट में या किसी भी एक्टिविटी में। लर्निंग इज ऑफरिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बाय द टीचर। सो रेनफोर्समेंट यानी कि टीचर रेनफोर्स करेगा तब जो है वो लर्निंग होगी। तो रेनफोर्समेंट की बात तो कहीं भी नहीं की है पियाजे और वाइगोट्स्की ने। इज डिक्टेटेड बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर पैसिव रेसिपिएंट। सो पैसिव रेसिपिएंट कैसे हो सकते हैं जब हम पियाजे और वाइगोट्स्की की बात करें? चलिए, वाइगोट्स्की हमने चैनल पे नहीं भी पढ़ा है, पर पियाजे हमने अभी अभी पढ़ा है। सो पियाजे पैसिव की तो बात ही नहीं करते, एक्टिव रोल प्ले होना चाहिए। happens by pairing of a stimulus and a response। तो देखिए, रेनफोर्समेंट, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, ये चीजें नहीं, पियाजे और वाइगोट्स की बात नहीं करते, पैसिवनेस की भी बात नहीं करते। तो आंसर क्या हो गया? ए। Which of the following implications can't be derived from Piaget's theory of cognitive development? यानी किसके बारे में बात नहीं करते, या कौन सी implications हम जो है पियाजे की थ्योरी से ड्राइव नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिराइव्ड। ठीक है, तो ये नोट वाली चीजें आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, की जो जैसा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, यानी कि बच्चे जब तक रेडी ना हो, अभी हमने एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में बात की थी कि बच्चे को तब तक सिखाने की कोशिश ना की जाए जब तक वो रेडी ना हो।
डिस्कवरी लर्निंग यानी कि खुद डिस्कवर करके खुद करके सीखना, तो ये तीनों चीजें तो एक्सेप्टेबल लग रही है। नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, तो ऐसी कोई इम्प्लीकेशन हम डिराइव नहीं कर सकते कि वर्बल टीचिंग की जरूरत है उनको, क्योंकि पियाजी तो खुद बोल रहे हैं कि बच्चे अपने आप सीखेंगे, चीजें अपने आप करके सीखेंगे, तो वर्बल टीचिंग कहाँ आ गई। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए क्या जरूरी है अकॉर्डिंग टू पियाजे? एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरमेंट बाय लर्नर, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट्स, बिलीव इन इमैनेंट जस्टिस, रेनफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स। सो एक्टिव एक्सप्लोरेशन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि लर्नर का जो लर्नर काम कर रहा है वो एनवायरमेंट को एक्टिवली एक्सप्लोर करे, यानी चीजों को करके देखे, खुद ऑब्जर्व करे, देखे। सो वो चीजें किसमें इंक्लूड होंगी? एक्टिवनेस, या जब भी बच्चा एक्टिव है, तो वो जीन पियाजे ने बात की है। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस। आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।